धन्यवाद संचालक जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी, अन्य सम्मानित अतिथियों वक्तागण और पूरे मंडल के कोने कोने से आए साथियों, बहुत सारे लोगों की बात आप लोगों ने सुना और सभी लोग आपको ये बता रहे हैं कि हम 85% है, 90% है। बात सही है कि हम 85% है, हम 90% है, मगर हम 85 है, 90 है और 85-90 होने के बावजूद में हम गुलाम क्यों हैं, इस बात पर सोचने और विचार करने की जरूरत है कि हमारी संख्या ज्यादा है, हम 85% है निश्चित रूप से, और लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। जिसके फेवर में ज्यादा वोट पड़ते हैं उसकी सरकारें बन जाती हैं, तो लोकतंत्र में संख्या का महत्व है और हमारी संख्या ज्यादा है। मगर ज्यादा संख्या होने के बावजूद में भी आखिर हम लोग गुलाम क्यों हैं, इस बात को साथियों सोचने और समझने की जरूरत है। और ज्यादा संख्या होने के बावजूद हम गुलाम क्यों हैं? क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, लोग हमारे ज्यादा हैं, लोग हमारे हैं, मगर जो हमारे लोगों का दिमाग है उस दिमाग के ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है। लोग हमारे हैं और हमारे लोगों के दिमाग पर, हमारे लोगों के सर पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो आदमी हाथ पैर से थोड़ा ही चलता है, आदमी दिमाग से चलता है। दिमाग जैसा गाइड करता है वैसे ही हाथ पैर काम करते हैं। जब दिमाग पर ब्राह्मण बैठा है और ब्राह्मण दिमाग को आपके चला रहा है, तो ब्राह्मण जैसा कहता है वैसा हमारे लोग करते हैं। इसकी वजह से आज की तारीख में हमारे लोगों के हालात खराब हैं। एक बिरादरी के हालात खराब नहीं, हमारे समाज में हजारों बिरादरियां और हजारों बिरादरी है, तो हम एक बिरादरी के लोग दूसरी बिरादरी के साथ नहीं बैठते, दूसरी बिरादरी से बात नहीं करते, बल्कि जो बिरादरी के लोग हैं वो क्या कहते, अरे हमारी बिरादरी सबसे गई गुजरी हो गई है, इसका ही विकास नहीं हुआ है, बाकी तो सारी बिरादरी का विकास हो। जिस बिरादरी में आप बैठोगे बैकवर्डों की, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि क्या बताएं, हमारी बिरादरी का विकास नहीं हुआ, यही बिरादरी पीछे रह गई, बाकी तो सारे आगे चली गए। तो ये जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, ये अलग अलग बिरादरी के लोग अलग अलग, और ब्राह्मण हर बिरादरी में जाता है, या तो ब्राह्मण हर बिरादरी में जाता है या तो हम लोग हर बिरादरी में जाते हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं लोगों की ऐसी मानसिकता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अलग अलग होने की वजह से सभी लोगों के हालात खराब है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट कर मार दिया जाता है, कहीं इन्हें घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता। आश्चर्य तो यहां तक है कि जिन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया गया उन्हें भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया और सीढ़ियों पे बैठकर पूजा कर। इतने ज्यादा हालात खराब। अनुसूचित जनजातियों को उनके जल जमीन जंगल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, उनको नक्सलवादी के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है। अगर वो अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें नक्सलवादी कह के मारा जा रहा है। अनुसूचित जाति के हालात खराब है, अनुसूचित जनजाति के हालात खराब है। जो इस देश में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, सभी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो, और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुसलमान माइनॉरिटी कहते हैं, उसके हालात तो इतने खराब हैं कि मुसलमान के घर में आज की तारीख में कौन सी बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते। बल्कि मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये
का काम आज की तारीख में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते। कभी भी अफवाह फैला देते, फला बिरयानी बन गई और पीट कर मार डाला जाता। और ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम है। तो पिछड़े वर्ग के हालात कितने खराब है। तो देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। जानवरों की गिनती चल रही। नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है। 4 साल 5 साल निकल गया, चुनाव का समय आ गया, जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के हाल ज्यादा खराब है। और ये हम सभी लोगों के हालात क्यों खराब है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में बड़े बड़े आर्थिक घोटाले हुए। पैसे के घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए, मगर साथियों इससे भी बड़ा एक घोटाला हम लोग सुनते हैं ना, 200 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला सुनते। ये तो पैसे के घोटाले, ये छोटे घोटाले। जो घोटाला मैं बताने जा रहा हूं ये इससे भी बड़ा घोटाला है। और वो कौन सा घोटाला है? वो इतिहास का घोटाला। इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो इतिहास का घोटाला है। माननीय काशीराम साहब का आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करना चाहता हूं और आप सभी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूं। माननीय काशीराम साहब कहते थे, मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है। माननीय काशीराम साहब क्या कहते थे? मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है। ये कहकर माननीय काशीराम साहब क्या करना चाहते थे? ये कहकर माननीय काशीराम साहब करना चाहते थे कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अपनी इतिहास को भूल गया है, जो अपनी विरासत से बिछुड़ गया है, उसे याद दिलाया जाए, ऐ पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम ब्राह्मणों के पिछड़प्पू नहीं थे। तुम्हारा गौरवशाली इतिहास है, तुम्हारी बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है। तथागत बुद्ध की विरासत तुम्हारी विरासत है, महावीर स्वामी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत तुम्हारी विरासत है, शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की विरासत तुम्हारी विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है तुम्हारी। उस विरासत से माननीय काशीराम साहब पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते थे, इसलिए कह रहे थे मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा। ब्राह्मण लोग बताते रहते भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। अरे कब था ये भी तो बता दो। जब सम्राट अशोक का राज था, जब हमारे पुरखों का राज था, तब भारत विश्व गुरु हुआ करता था, तब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज अगर आपका कोई लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाए, आप गर्व से बताओ, छाती ठोक कर बताओ, अरे हमारा लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपको गर्व होगा। लेकिन एक समय था जब भारत में तक्षशिला था, नालंदा था, एक वो समय था, हमारे पुरखों का समय था, जब पूरी दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस बात पर गर्व करते थे। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारा ये गौरवशाली इतिहास, ये पिछड़े वर्ग के लोग लड़ाकू लोग हैं, मार्शल लोग हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, मगर इनके इतिहास को दबा दिया गया है। गुलामी जब लंबी हो जाती है, गुलामी मीठी लगने लगती है। ये पिछड़े वर्ग के लोगों का हालात भी यही, इनकी गुलामी लंबी हो गई। उदाहरण के तौर पर आपको देसी उदाहरण देता, कोई छुट्टा जानवर है, उसे पकड़ लाओ, खूंटे से बात दो, या तो खूंटा उखाड़ कर भाग जाएगा या तो रस्सी तोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उसे गुलामी की आदत नहीं है। मगर उसी जानवर को 6 महीने साल भर बांध कर रखो, और 6 महीने साल भर बांध कर रखने के बाद में उसे खोल दो, थोड़ा उस खेत में खाएगा, थोड़ा उस खेत में खाएगा, इधर उधर खाने के बाद शाम को खूंटे पर आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुलामी लंबी हो जाती है तो मीठी। पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात भी यही है।
हमारे लोग नारा लगाते हैं पिछड़ा वर्ग शेर है, बस जगने की देर है। मैं कहता हूं जगने की देर है मगर जगाने की देर है, क्योंकि जगाना पड़ेगा। जो सो रहा है उसको जगाना पड़ेगा। ये सो रहे हैं, इनका जो इतिहास है, इनकी जो विरासत है, उसको इन्हें बताना और समझाना जरूरी। और अगर इनके इतिहास और विरासत से पिछड़े वर्ग को जोड़ दिया जाए, कहना नहीं पड़ेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा। इतिहास और विरासत से जिस दिन जोड़ने में हम सफल हो गए, उस दिन इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचा देंगे और ब्राह्मणों का बंदोबस्त कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर उस इतिहास, उस विरासत से जोड़ना जरूरी। लड़ तो आज भी रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आज भी लड़ रहे हैं। कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ जाते हैं, कभी मुसलमान से लड़ जाते हैं, कभी ईसाई से लड़ जाते हैं, कभी किसी और से लड़ जाते हैं। लड़ नहीं रहे ऐसा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जानता है लड़ने वाले लोग हैं, ये हमसे ना लड़े, इसलिए इनकी लड़ाई को ही डाइवर्ट कर दो। तो कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ा देते हैं, कभी मुसलमान से लड़ा देते हैं, कभी ईसाई से लड़ा देते हैं, कभी किसी और से लड़ा देते हैं। हमको लड़ाने का काम जारी है, मगर हमें नहीं पता है हमें लड़ना किस। तो साथियों, इस देश का जो वास्तविक इतिहास है, जो हमारी विरासत है, उसे हम लोगों को ठीक प्रकार से जानना और समझना जरूरी है। इस देश में हमें बताया गया, हमारे पुरखों को बताया गया, अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन है। हमारे पुरखे फांसी पर चढ़ गए, हमारे पुरखों ने सीने पर गोलियां खाई, हमारे पुरखे जेल गए। किस बात के लिए? किस बात के लिए गोलियां खाई? किस बात के लिए फांसी पर चढ़ गए? ये सोचकर फांसी पर चढ़ गए कि अंग्रेजों की वजह से देश में सारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को भगा देंगे, हम भले ही फांसी पर चढ़ जाएंगे, हम भले ही गोली खा लेंगे, हम भले ही जेल चले जाएंगे, मगर जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। ये सोचकर हमारे पुरखे जेल गए, फांसी पर चढ़े, सीने पर गोलियां खाई। लेकिन साथियों, हुआ आजादी को 70-72 साल हो गए, और 70-72 साल की आजादी में कुत्ते की गिनती होती है, हमारी होती ही नहीं। जानवरों की, हिजड़ों की होती है, हमारी होती ही नहीं। इसलिए हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए, इसलिए हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर कारण क्या है? अंग्रेजों को बताया जाता था कि अंग्रेजों की वजह से समस्या है, अंग्रेज तो चले गए, अभी आखिर में कारण क्या है, ये समस्या क्या है जो आज भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? ये सोचने पर जब मजबूर हुए तो इस बात पर पता चला इस देश में इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला। हमें अंग्रेजों को दुश्मन बताया गया, हमें मुगलों को दुश्मन बताया गया। अंग्रेज विदेशी थे, मुगल भी विदेशी थे, मगर एक बड़ा घोटाला छुपा लिया गया कि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे, और ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को शूद्र बनाया, अछूत बनाया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। जो शूद्र है वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और जो अछूत हैं वो अनुसूचित जाति के लोग। बड़ा भ्रम है हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग नाराज हो जाते हैं। शूद्र अगर आप कहे तो शूद्र है, तो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण के ऊपर नाराज नहीं होते। अरे बनाया ब्राह्मण ने, नाराज हमारे ऊपर हो रहे हैं, अजीब हाल है। बनाया ब्राह्मण ने, नाराज हमारे ऊपर हो रहे, क्या मतलब है? अरे जिसने बनाया उसके ऊपर नाराज हो जाते तो कुछ मामला आगे बढ़ जाता। पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अछूत अलग है, शूद्र अलग है। अछूत अनुसूचित जाति के लोग, जिनका हुक्का पानी ब्राह्मणों ने बंद कर दिया। जो अंतिम मौर्य राजा था, राजा वृद्धरथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग, जो जिसे राम कहा जाता है, राम नाम का कोई आदमी धरती पर पैदा नहीं। लेकिन कोई झूठ अगर 1000 बार बोल दो, कोई झूठ अगर 1000 बार बोल दो तो सही मान लिया जाता है। तो ब्राह्मणों ने 1000 बार, लाख बार बोल के, वो झूठ बोल के उसको सही बना लिया, तो हमारे लोग मान लिए पैदा हुआ। मगर राहुल संस्कृतायन बोलगा से गंगा में लिखते हैं कि राम नाम का कोई आदमी पैदा नहीं हुआ, पुष्यमित्र शुंग ही राम है।
और पुष्यमित्र शुंग कौन है? वो हमारे पुरखे बृहदत्त मौर्य का हत्यारा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं पुष्यमित्र शुंग राम है, और जो पुष्यमित्र शुंग है वो हमारे पुरखे बृहदत्त मौर्य का हत्यारा है। राजा बृहदत्त की हत्या करके उसने अपना राज स्थापित किया, और जिन लोगों का हुक्का पानी बंद किया उन्हें शूद्र घोषित, उन्हें अछूत घोषित किया, गांव के दक्षिण दिशा में बसाए, अछूत घोषित कर दिया, और पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र घोषित, एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। ज्योतिबा फूले कहते थे एक शूद्र है, एक अति शूद्र है। तो जो अछूत बनाया और हमको सछूत बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों का छुआ नहीं खाता और पिछड़े वर्ग के लोगों का बनाया नहीं खाता। छुआ खाता है मगर बनाया नहीं खाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे पिछड़े वर्ग के लोगों से ब्राह्मण बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, इसलिए आपका छुआ खाते थे, ऐसा आप सोच रहे हो, मगर ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने क्यों आपको सछूत बनाया? क्योंकि अगर आपको सछूत नहीं बनाते तो भूखे नहीं मर जाते। ब्राह्मण क्या कहते? ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मतलब हमको हल बैल कुदाल चलाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मुरारी खिला रहे हैं। मुरारी थोड़े ही खिलाते पिछड़े वर्ग के लोग। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो सारी की सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लाई हुई चर्बी, क्योंकि पिछड़े वर्ग का कोई काम बगैर ब्राह्मण के नहीं चलता। पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो तो दांत और गाल ऐसे चिपटा हुआ होता, एक में मिला हुआ होता, देखे हो गांव के लोगों को नहीं देखे। और मंदिर में जो ब्राह्मण बैठते उनका देखो थोड़ा तो लाल गाजर जैसे होता, और अगर वजन करो ना तो 2 कुंटल से कम नहीं होगा, 2-2 कुंटल के मिले। तो ये कौन खिलाया? ना वो हल चलाता है, ना वो बैल चलाता है, ना वो कोई काम धंधा करता है। ये चर्बी इतनी कहां से आई? ये चर्बी इतनी इसलिए आई कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनका कोई काम पंडित के बगैर होता ही नहीं। इनका कोई काम बगैर पंडित के नहीं होता। बच्चा हम पैदा करेंगे, मगर जब नाम रखना होगा तो पंडित जी के पास जाए। पंडित जी मुफ्त में नाम रखेंगे क्या? लेते हैं फिर रखते हैं, और नाम निरो गुरु कतवारू फेंको बहाव रखते। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हो गए उनको नाम थोड़ा बुरा लगने लगा तो अभी 2 नाम रख लेते हैं। एक कागज में मेंटेन करने वाला दूसरा नाम रख लेते जो अच्छा लगता है। पंडित जी के पास जरूर जाते हैं, उसको अभी बंद नहीं किया हुआ, और उसको कहते पंडित जी राशि वाला नाम कौन सा हो थोड़ा बता दे। तो ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं बच्चा पैदा करते नाम पंडित को पूछते, बच्चे को पढ़ाकर MBBS डॉक्टर बना देते हैं, मगर शादी करने की तारीख रखना होगा तो MBBS डॉक्टर भी फेल हो जाता है। उस शादी की तारीख अनपढ़ ब्राह्मण रखता है। अब लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, मगर जब शादी करना होगा तो शादी कौन करेगा? अब लड़का MBBS डॉक्टर, लड़की MBBS डॉक्टर, मगर शादी कराने के लिए अनपढ़ ब्राह्मण को ही बुलाया जाए। मुफ्त में करेगा क्या? लेके जाता है। अब जिंदा तो खाता ही खाता है, जब मर जाता हमारा आदमी मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। हमारा आदमी पंडित को पूछता है कि पंडित जी पिताजी गए तो ऊपर कैसे? बोलता है अभी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो भटक ही रही है। बोला फिर क्या करना होगा? बोला पंडित को खिलाना पड़ेगा ना, बगैर पंडित को खिलाए आत्मा शांत कैसे हो सकती है? बोला शांत नहीं होगी तो क्या होगा? अरे बोला शांत नहीं होगी तो तुम्हें ही परेशान करेगी ना। अब जो बाप खुद नहीं खाया बच्चे को खिलाया, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहना बच्चे को पहनाया, उस बाप की आत्मा अपने बच्चे को ही परेशान करे, वाला अजीब तर्क है। तो हमारे लोग डर जाते हैं, पंडित को खिलाते हैं, खिलाने से काम नहीं चलता। और जो घटफरोआ ब्राह्मण आता है वो तो कहता घी अटक गई, मतलब घी भी पिलाते हैं और घी अटक भी जाती है। इसीलिए कहावत बनी, बवने घी दिए बावन नरिया।
उसको घी भी पिलाया जाता है तो वो घी भी उसको जाती नहीं है। फिर हमारे लोग उसका पैर दबाते हैं, पंडित जी अब तो सरक जाएगी घी, अरे गला दबा देते तो सरक जाती, पैर दबाने से कैसे सरकेगी भाई? तो पैर दबाते हैं, अब पैर दबाते हैं तो वो जो है सरकती नहीं है। फिर हमारे लोग पूछते फिर पंडित जी क्या करना हो? देख के रखता, यादव जी के यहाँ, पटेल जी के यहाँ कोई भैंस बढ़िया है क्या? तो 1.5 लाख वाली जो भैंस होती है, कहता यही दान कर दो, तुम्हारे पिताजी को भी ऊपर दूध मिलेगा। ये दूध जो तुम जितना हमें दान कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, ये सब ऊपर पिताजी को मिलेगा। हमारे लोग सोचते ऊपर पिताजी को मिलेगा, तो हमारे लोग पंडित को खूब दान करते हैं। अब पंडित जी से पूछने तो जाते नहीं कि मिला, पिताजी से पूछने तो जाते नहीं पंडित जी ले गए मिला कि नहीं मिला। तो ये जो सारा काम है ये पिछड़े वर्ग के लोग खिला रहे हैं, और इनके खिलाने की वजह से पंडितों को चर्बी है। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी रामवीर सिंह यादव जी, अलीगढ़ के, उनको ये बात समझ में आई, उन्होंने अपने पंडित को बुलाया, बोला जो जो अभी तक दिया सब पिताजी को मिल रहा है? बोला सब मिल रहा है। बोला ये 200 ग्राम की मोबाइल है, थोड़ा ये भी पहुंचा। अब पंडित घबरा गया, बोला ये मोबाइल पहुंचाने से क्या होगा? अरे बोला बहुत दिन हो गया ना, कई साल हो गया पिताजी के गए हुए, बात ही नहीं हो पाई, तो ये मोबाइल पहुंच जाएगी तो बात हो जाएगी, और अगर बात हो जाएगी पता भी तो चलेगा तुम पहुंचा रहे हो या सब तुम ही खा रहे हो। पंडित घबरा गया और कहा अगर नहीं पहुंचा तो ये जो मेरी लाठी है, ये लाठी देख रहे हो, अहिरों की लाठी के बारे में पता है? पंडित जी हाथ जोड़े, बोला ये सब ढोंग ढकोसला है, खाने पीने का धंधा है, मुझे माफ कर दो, और हाथ जोड़कर निकल गया। तो ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलाम बनाया, शूद्र घोषित किया, इनसे सेवा करने का काम लिया। सेवा कौन करता? हमको कुछ यादव कुर्मी मौर्य लोग मिलने के लिए चले आए, कहा विकास जी आप बड़े गलत आदमी हो। हमने कहा क्या हो गया? बोले आप पिछड़े वर्ग को शूद्र कह रहे हो, ये तो आप शूद्र का सर्टिफिकेट दे रहे हो। हमने कहा हमको कहाँ अथॉरिटी है भाई सर्टिफिकेट दे, अगर हमें अथॉरिटी मिल जाए तो हम तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ही सर्टिफिकेट सबको बांट देंगे, सब ब्राह्मण हो जाएंगे, साला ऊंच नीच का झंझट ही खत्म हो जाए। तो हमें तो अथॉरिटी है नहीं, ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, मैं तो केवल बता रहा। तो शूद्रों को सेवा करने का काम था। अब सेवा कौन करता? मैंने यादव कुर्मी मौर्य लोगों को कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं, सेवा कौन करता है। बोले कैसे टेस्ट होगा? हमने कहा आपकी निगाह में कौन शूद्र है? बोले चमार बिरादरी वाले शूद्र है। हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं। बोले कैसे होगा? हमने कहा गांव के पुरोहित के पास चलो, चमार बिरादरी के एक लड़के को लेकर चलते हैं और गांव के पुरोहित से कहते हैं आपने इनको शूद्र घोषित किया था, इनको सेवा करने का आदेश दिया था, तो आज इनकी सेवा करने की भावना जागृत हो गई। वैसे ये लोग छोड़ दिए थे मगर इनकी जागृत हो गई है तुम्हारी सेवा कर, तो ये तुमको 1 गिलास पानी पिलाना चाहते हैं। मैंने यादव पटेल मौर्य लोगों को पूछा पिएगा? बोले चमार के हाथ का कैसे पिएगा, वो तो अछूत है, अछूत के हाथ का कैसे पिएगा। हमने कहा जो छू नहीं सकता वो सेवा कैसे करेगा, थोड़ा आप ही समझाओ। जो छू ही नहीं सकता वो सेवा कैसे करेगा, आप ही समझाओ। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा मैं समझाता हूं। नहीं समझ में आ रहा मैं समझाता हूं। मैंने कहा सेवा कौन करता था देख लो, थोड़ा समझाता। यादव जी दूध दही घी पैदा करने का काम करते थे, तो पंडित को देने का काम करते थे। मौर्य जी सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी जी अनाज देने का काम करते थे, माली जी फूल देने का काम करते थे, और बढ़ई लोहार खटिया मचिया बनाने का काम करते थे, नाई लोग दाढ़ी बनाने का काम करते थे, कहार लोग डोली धोने का काम करते थे, प्रजापति लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। हमने कहा ये सारी जातियां आज की तारीख में कहाँ है? बोला है तो सब ओबीसी है। हमने कहा सेवा कौन कर रहा था? बोले यही कर रहे थे। तो हमने कहा सेवा करने वालों को ब्राह्मणों ने क्या कहा? बोले शूद्र कहा। हमने कहा अभी शूद्र कौन है? बोले हम ही लोग। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझना जरूरी है। मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया नहीं, ब्राह्मणों ने बनाया।
और ये बात क्यों बता रहा हूं, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो पिछड़ा वर्ग शासक था उसे शूद्र बनाया। और पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा, पंडित जी ये सेवा करने से क्या मिलेगा? कहा क्या मिलेगा? निष्काम भाव से सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा का क्या मतलब है? कहा सेवा करो, इसके बदले में कोई उम्मीद मत करो। तो हमारे लोगों ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। बोला नहीं, इस जन्म में तो कुछ नहीं। तो बोला अगले जन्म में? हाँ, बोला अगले जन्म में ऐसा हो सकता है कि तुम भी ब्राह्मण हो जाओ, ऐसा हो सकता है। इस जन्म में तो पिछले जन्म का फल भोग रहे हो ना, पिछले जन्म में गलत काम किया इसलिए तो शूद्र बन गए। अगर इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण बन सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग 1000 साल से सेवा कर रहे हैं, हजारों पीढ़ियां हमारी निकल गई सेवा करते 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 करते, कोई ब्राह्मण नहीं बना। अब नहीं बना, आप कहोगे विकास जी इस जन्म का तो देख रहे हैं, अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बना, इसका सबूत क्या है आपके पास में? एक ही सबूत। पिछड़ों की संख्या कितनी है? 52%। अब 52% के लोगों ने निष्काम भाव से सेवा किया। अगर अगले जन्म में ब्राह्मण बन गए होते तो ब्राह्मण 52% नहीं हो गए होते, वो तो 3.5% ही है। तो सबूत है कि वो ब्राह्मण नहीं बने, वो शूद्र के शूद्र ही रह गए। ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को शूद्र बनाया, पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित करने का काम ब्राह्मणों ने किया। ये बात ज्योतिबा फूले जानते थे, ये बात छत्रपति साहू महाराज जानते थे, ये बात पेरियार रामास्वामी नायकर जानते थे, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, ये बात जगदेव बाबू कुशवाहा जानते थे, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जानते थे, पेरियार ललई सिंह यादव जानते थे। ये जो हमारे महापुरुष थे, ये महापुरुष हमारे इन बातों को जानते थे, इसीलिए इन लोगों ने अपनी लड़ाई अलग रखा। एकलव्य की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और गुरु द्रोणाचार्य को कहा गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, द्रोणाचार्य ने कहा कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है? जब एकलव्य ने अपना कुल गोत्र बताया, कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। जैसे पता चला ये पिछड़े वर्ग का आदमी है, कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया, सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। और जब सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया, अर्जुन द्रोणाचार्य के पास में गए, कहा गुरुजी जो विद्या उसको आती है वो विद्या तो आपने हमको नहीं सिखाई। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे जितना आता था मैंने सब तुमको सिखा दिया है, जो उसको आती है वो तो मुझे भी नहीं आती। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर पैदा हो गया, एक धनुर्धर पैदा हो गया, ये हजारों लाखों धनुर्धर पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों धनुर्धर पैदा हो गए तो क्या होगा? ये मूल निवासी समाज गुलाम नहीं रहेगा, आजाद हो जाएगा। आजाद नहीं होना, आजाद नहीं होना चाहिए, इसलिए छल किया, कपट किया और एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया। आज नहीं कट रहा क्या? आज भी कट रहा, पता नहीं चल रहा है। आपका बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, थ्योरी में टॉप कर लेता है, मगर प्रैक्टिकल में उसे सबसे कम नंबर दिया जाता है। ये 13 पॉइंट रोस्टर क्या है? आप कितनी भी योग्यता हासिल कर लो मगर अंगूठा तो काट ही लिया जाए। क्या यही है? कितने योग्य हो जाओ आपकी नियुक्ति नहीं होने वाली है, अंगूठा काट लिया जाए। अभी प्रोफेसर साहब बैठे हुए, आपके लड़के आईएएस में क्वालिफाई हुए थे, क्रीमी लेयर के नाम पर नियुक्ति रोक दी। आप पढ़ लो, योग्य हो जाओ, मगर आपको नहीं रखा जाए। ये हालात है। आज भी अंगूठा कट रहा है। ये आरक्षण सवर्ण आरक्षण क्या है? ये सवर्ण आरक्षण नहीं है, वास्तव में ब्राह्मण आरक्षण है। सवर्ण के नाम पर क्षत्रिय और वैश्यों को भी ब्राह्मण मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें भी संख्या के अनुपात में नहीं दे रहे और उनका हिस्सा भी डका रहे। जब पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे कि हमको 52% दो, तो यही ब्राह्मण लोग कहते थे अरे 50% की सीलिंग है, ज्यादा कैसे दिया जा सकता है? आज 50% की सीलिंग नहीं है क्या? तो ये जो साथियों आज भी अंगूठा काटने का कार्यक्रम तमाम प्रकार से जारी है। और ये अंगूठा काटने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है?
क्योंकि आज भी भारत सरकार गेम टीचर को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार देती पता है? मास्टरों को पता होगा, सबको नहीं पता। द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों देती है? द्रोणाचार्य पुरस्कार देकर ये संदेश देना चाहती है कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया, वैसे तुम लोगों को SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ। इसलिए मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता, पढ़ो तथागत बुद्ध को, पढ़ो सम्राट अशोक को, पढ़ो वीरदत्त मौर्य को, पढ़ो कबीर रविदास को, पढ़ो शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा को आज ब्राह्मण कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। क्यों? आज तो मुसलमान हमारे भाई हैं, वो तो हमारे खून के हैं, हमारे DNA के हैं, हमसे धर्म परिवर्तित है। लेकिन जब मुगलों का राज था, वो हमारे खून के नहीं थे, हमारे DNA के नहीं थे, वो मुगल थे और विदेशी थे, विदेश से आए हुए थे। और शिवाजी महाराज उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। और किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे? भूमि पुत्रों का राज होना चाहिए, मूल निवासियों का राज होना चाहिए। जब शिवाजी महाराज लड़ाई लड़ रहे थे, तब यही ब्राह्मण क्या कर रहे थे? तब यही ब्राह्मण मुगलों के साथ गलबहियां डालकर शासन चला रहे थे, प्रशासन चला रहे थे। शिवाजी महाराज के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि मुगलों के साथ में खड़े। मोरोपंत पिंगले ने शिवाजी महाराज को जहर देकर उनकी हत्या किया था। और शिवाजी महाराज के ऊपर कोई वार नहीं कर सका था। वार करने वाले का नाम था कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, जो कि ब्राह्मण था। कोई मुगल उनके सर पर वार नहीं कर सका था। और इन सबके न साथ देने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने जब अपना राज स्थापित किया, तो इन्हीं ब्राह्मणों ने कहा शिवाजी महाराज आप कुर्मी हो, और कुर्मी वर्ण व्यवस्था में शूद्र होता है, और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपका राज तिलक नहीं हो सकता। घूस पात लेकर, बहुत सारा रुपया पैसा लेकर बनारस का जो ब्राह्मण गया, उसने पैर के अंगूठे से राज तिलक करके शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा का अपमान करने का काम किया। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने भी ठान लिया और आदेश निकाला, तुम ब्राह्मण हो इसकी मैं परवाह नहीं करता, तुम्हें भी सजाओ। तो शिवाजी के वंशज है हम, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हमारे पुरखों का इतिहास क्या है? पिछड़ा वर्ग अगर अपना कल्याण चाहता है, पढ़ना होगा तथागत बुद्ध को, पढ़ना होगा सम्राट अशोक को, पढ़ना होगा शिवाजी, साहू जी, ज्योतिबा फूले पेरियार को। अगर नहीं पढ़ोगे आपका कल्याण नहीं हो सकता। पढ़ो, समझो, असली दोस्त दुश्मन की पहचान करो और लड़ाई लड़ो। इस बात को ज्योतिबा फूले जानते थे, इसलिए ज्योतिबा फूले ने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा। जब अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चला, हमारे लोग गांधी जी को जानते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फूले को नहीं जानते। पिछड़े वर्ग के लोग गाना गाते रहते हैं, दे दी हमें आजादी, बगैर खड़क बगैर ढाल और साबरमती के संग तूने कर दिया। गाना गाते रहते, पता ही नहीं है जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, तब 1848 में ज्योतिबा फूले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू किया था। और ज्योतिबा फूले ने क्या कहा था? जब तक अंग्रेज भारत में है, तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हें ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद। क्यों? ज्योतिबा फूले जानते थे अंग्रेज चले जाएंगे, ये ब्राह्मणों का राज आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा बदमाश है। और ये ज्यादा बदमाश कैसे है, कैसे कहा जा सकता है? ब्राह्मण अंग्रेजों को कहते हैं, उन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, 2 टुकड़ों में बांटा। अगर 2 टुकड़ों में बांटने के लिए अंग्रेजों को बदमाश कहा जाता है, 6743 जातियों में बांटने के लिए ब्राह्मणों को कम से कम महाबदमाश को कहा जाना चाहिए। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते थे ये महाबदमाश लोग हैं, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो ये हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में समानता का बर्ताव नहीं करेंगे। इसलिए ज्योतिबा फूले नहीं गए आंदोलन में। साहू महाराज राजा थे। 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया, भास्कर राव जाधव ने विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की मांग किया। तिलक ने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकाल, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या करना है। और पिछड़े वर्ग के लोग कितना पढ़ते हैं? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। केवल इतना ही पिछड़े वर्ग के लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार
मिला, मगर क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। ये तो ब्राह्मण ही तय करते हैं। आधा गायब कर दिया, तेली तमोली और कुनवटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। अगर ये भी पढ़ाया जाए और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी पढ़ाया जाए तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चलेगा। क्या पता चलेगा? तिलक के स्वराज्य में हम शामिल नहीं थे। ये बात साहू महाराज को पता थी, इसलिए तिलक जब साहू महाराज के पास में गए और कहने लगे शामिल हो जाओ आजादी के आंदोलन में, तो साहू महाराज ने कहा तुम ब्राह्मण हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा, हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे मैं नहीं आने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया था, देश की आजादी का आंदोलन है या देश के लोगों की आजादी का आंदोलन है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, मगर जो देश के लोग हैं एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग, वो आज भी अधिकार वंचित है। ये जो इतिहास है, ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जानना समझना जरूरी है। संविधान सभा में गांधी जी ने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दी। सरदार पटेल के बारे में आप सभी को पता होगा, कांग्रेस महासमिति का जब चुनाव हुआ, सरदार पटेल को 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वोट दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अकेले मेंबर जेबी कृपलानी ने कहा नेहरू पर भी विचार होना चाहिए। गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। कौन सी योग्यता में सरदार पटेल कम थे? पढ़ाई लिखाई में कम थे, आंदोलन में कम थे, त्याग समर्पण में कम थे। कौन सी योग्यता में सरदार पटेल कम थे? किसी योग्यता में सरदार पटेल कम नहीं थे। केवल एक योग्यता में सरदार पटेल कम थे कि सरदार पटेल जाति के ब्राह्मण नहीं थे। अगर सरदार पटेल जाति के ब्राह्मण होते तो प्रधानमंत्री बनते, मगर सरदार पटेल जाति के ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू के बारे में भी पिछड़े वर्ग के लोग बहुत कुछ कहते रहते, बड़ा सम्मान देते रहते हैं। आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर संविधान में आर्टिकल 340 नहीं लिखा होता, ना तो कालेलकर कमीशन आता, ना तो मंडल कमीशन आता। कालेलकर बाद में आया, मंडल बाद में आया, पहले आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आया। और आर्टिकल 340 की वजह से जब नेहरू कमीशन नहीं बना रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज तो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता है, कहे तो इस्तीफा दे दे, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, कोई देने वाला नहीं है। अरे मंत्री छोड़ो, गांव का सरपंच भी इस्तीफा देने वाला नहीं है आपके अधिकार के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बने, इसके लिए इस्तीफा देने का काम किया। मगर ये इतिहास पिछड़े वर्ग को पता नहीं है। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण जब पिछड़े वर्ग के मोहल्ले में जाता है, कहता अरे अंबेडकर वो तो चमारों के नेता थे, तुम्हारे क्या थे? उन्होंने तो चमारों के लिए सब किया, तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं। तो हमारे लोग सोचते अंबेडकर ने चमारों के लिए किया। और अगर एक दो समझ गया, जय भीम बोला, तो पंडित उसके कान में कहता चमार हो गए क्या? अगर कोई यादव पटेल जय भीम बोल दिया गलती से, कहता चमार हो गए क्या? सोचता साला जय भीम बोलने से चमार हो जाते, दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर। फिर पंडित जाता है चमार के घर में और कहता गौतम जी जय भीम। गौतम जी कहते जय भीम पंडित जी, आइए आइए, क्या हाल है? पंडित कहता अरे ठीक है, ये पिछड़े पता नहीं कब समझेंगे, तो महामूर्ख लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान आदमी थे और ये पिछड़े वर्ग के लोग जय भीम बोलते ही नहीं, हमको लड़ाने की कोशिश की जाती है। हमारे पुरखे नहीं लड़े। जब साहू महाराज को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई नौजवान है जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक गई है, साहू महाराज खुद गए बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ रहते थे वहां, और वहां जाकर उन्होंने कहा आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए नहीं मदद किया कि एहसान लादने के लिए मदद किया, बल्कि इसलिए मदद किया जो लड़ाई ज्योतिबा फुले ने 1848 में शुरू किया था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किसी पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत थी, और वो नौजवान थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके लिए मदद करने का काम किया। 1920 में जब मानगांव परिषद लगा, बाबा साहब अम्बेडकर भी मंच पर थे, साहू महाराज भी मंच पर थे। साहू महाराज ने कहा मेरे राज्य के प्रियजनों, आपको मुबारक हो, आपको आपका मसीहा, आपका नेता डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में मिल गया। और मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता,
साहू महाराज कह रहे थे अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे, अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होता। दोनों में लगाव था, दोनों में प्रेम था, दोनों मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज मिलकर पार्टी भी बनाना चाहते थे। ये बात जब ब्राह्मणों को पता चल गई तो ब्राह्मणों ने साहू महाराज की हत्या कर दिया। आज हमें लड़ाया जाता है, कहा जाता है अरे SC/ST एक्ट से ओबीसी का नुकसान हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ SC/ST एक्ट इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने लागू किया, हमारे पुरखे छत्रपति साहू महाराज ने लागू किया, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर सबसे ज्यादा अन्याय पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है, इसलिए पिछड़े वर्ग को भी एक्ट बनना चाहिए और इनके ऊपर जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़ी जाए। SC/ST को भी होना चाहिए सुरक्षा कानून, और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव की वजह से कालेलकर कमीशन बना, और कालेलकर कमीशन को नेहरू ने कचड़े के डिब्बे में डाल दिया। मंडल कमीशन बना, बड़ी लंबी लड़ाई चली। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला है। 52% को केवल 27% दिया गया। 27% में क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए, और जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाए, क्योंकि वो खा नहीं सकता। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर है। जिस पिछड़े वर्ग की हैसियत है वो अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन दिला सकता है, योग्य बना सकता है। कहा तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम पढ़ाने लायक हो, इसलिए तुम्हें आरक्षण में नहीं रखा जा सकता। और जो पढ़ाने लायक नहीं है उसे आरक्षण में रखा जाएगा, मगर वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, इसलिए नौकरी में नहीं जाएगा। इसलिए आज भी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में एक भी पिछड़े वर्ग का प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। 5.4% ही आज भी ओबीसी नौकरियों में है। मंडल कमीशन में बड़ा धोखा हुआ। 52 को 27 दिया, 27 में क्रीमी लेयर लगाया। अगर ये धोखा पिछड़े वर्ग को समझ में आता, इसके विरोध में सड़क पर उतरता, तो जो हिस्सा पिछड़े वर्ग का ब्राह्मणों ने डकारा हुआ है वो वापस ले लेता। वापस ना ले, इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा ये लड़ने वाले लोग हैं, अगर ये हमसे लड़ेंगे तो अपना हिस्सा ले लेंगे, इसलिए हमसे ना लड़े, इन्हें दूसरे से लड़ाना होगा। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और किसको आगे किया, विनय कटियार को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, और कहा ये यही राम पैदा हुए थे और यही मंदिर बनना चाहिए। और राम जहां पैदा हुए थे अयोध्या में, वहां जितने राम मंदिर हैं उसके महंत क्या कहते हैं, सारे महंत कहते कि राम हमारे मंदिर में पैदा हुए। मगर RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं, राम मंदिर में पैदा ही नहीं हो सकते, वो तो मस्जिद के 10 बाई 10 के कमरे में ही पैदा हुए। क्यों कहते, झगड़ा लगाने के लिए कहते हैं। मुसलमानों को लगता है मस्जिद उनके विरोध में गिराई गई, पिछड़े वर्ग को भी लगता है मस्जिद मुसलमानों के विरोध में गिराई गई। गलत है, भ्रम में हो। मुसलमानों के विरोध में नहीं गिराई गई, मस्जिद पिछड़े वर्ग को अधिकार न मिले इसके विरोध में गिराई गई। पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल किया। आज ढूंढो मोमबत्ती लेकर विनय कटियार का, जब संघर्ष करना था, मुसलमानों से लड़ना था, तब विनय कटियार थे। आज कहाँ है, ढूंढो तो। आज परवीर तोगड़िया कहाँ है? अरे जान बचाकर नहीं भागे होते किसी तरीके से, अब तक राम नाम सत्य करने में RSS के लोग लगे थे। परवीर तोगड़िया ऊपर चले गए होते, किसी तरीके से जान बचाकर भागा। पिछड़ों का इस्तेमाल करो और पिछड़ों को फेंक दो, यही ब्राह्मणों की नीति है। मुसलमानों से लड़ाया, राज करने के लिए योगी आदित्यनाथ आ गया, अब विनय कटियार नहीं है। समझने की साथियों जरूरत है। 2014 का समय, 2011 का समय आया, पूरे देश भर में ओबीसी की गिनती का मुद्दा खड़ा किया गया, जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया गया। और जब जाति आधारित गिनती का मुद्दा मेश्राम साहब ने खड़ा किया, देश की पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद हो गई। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, पार्लियामेंट बंद। कांग्रेस भी सासत में पड़ गई, बीजेपी भी सासत में पड़ गई। ब्राह्मणों ने सोचा फिर पिछड़ा वर्ग खड़ा हो गया है, अपना अधिकार
ले लेगा, इसलिए फिर इसे डाइवर्ट करने की जरूरत है। अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को महाराष्ट्र से उठाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में पटका, पूरे देश के टीवी अखबार वालों ने प्रचार करना शुरू किया। क्या प्रचार शुरू किया? राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे आया। और अन्ना हजारे रामलीला मैदान से नहीं जाएगा, ऊपर भले चला जाएगा। रामलीला मैदान से नहीं जाएगा, ऊपर भले चला जाएगा। हमारे पिछड़े वर्ग के लिए दयालु लोग हैं, इनको दया आ गई। बेचारा राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसका साथ देना चाहिए, इसका प्राण बचाना चाहिए। उस समय हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये समझा रहे थे, अरे भाई पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम्हारी गिनती का मामला है, ये अन्ना हजारे तुम्हारी गिनती का मामला दबाने के लिए बैठाया गया है। तो पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते थे? अरे विकास जी, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी मिला है बेचारा, और आप ऐसा ऐसा कह रहे हो, उसका जान बचाना जरूरी है। हमने उस समय कहा था, जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा, ये जो अन्ना हजारे है ये अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कहाँ गया। आज पता चलता है क्या? जन लोकपाल आया नहीं और अन्ना हजारे धरती पर ही है, ऊपर नहीं गया, धरती पर ही है, मगर अभी अनशन नहीं कर रहा है। आपका मुद्दा दबाने के लिए दोबारा साजिश की गई। 2014 का समय आया, ब्राह्मणों ने सोचा ये लोग गिनती की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों में जागृति चेतना पैदा कर रहे हैं, इनके साथ पिछड़ा वर्ग खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी को सामने किया और क्या प्रचार किया? चाय बेचने वाले पिछड़ी जाति का है, और इससे भी भयानक प्रचार किया। जिस बिरादरी में जाते थे उसी के कान में फूंक देते थे, अरे मोदी तो तुम्हारी ही बिरादरी का है। मैं पटेलों के बीच में गया, बोले अपनी बिरादरी का है। मैं यादवों के बीच में गया, बोले अपनी बिरादरी का है। मैं कहानों के बीच में गया, बोले अपनी बिरादरी का है। मैं नाई के बीच में गया, बोले अपनी बिरादरी का है। मौर्या के बीच में गया, बोले अपनी बिरादरी का है। अजीब बात है, एक ही आदमी 10-20 बिरादरी का कैसे हो सकता है? ऐसा प्रचार किया। पिछड़ी जाति का है, नीच जाति का है, चाय बेचने वाला है। हमारे लोगों ने सोचा चाय बेचने वाला है, नीच जाति का है, अपना आदमी है, गरीब है, अपना है, जरूर भला हो जाएगा। वोट दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। फिर किसान दिल्ली गए, तमिलनाडु से किसान दिल्ली गए, मूत्र पीने के लिए मजबूर हो गए, मगर नरेंद्र मोदी को मौका नहीं मिला उनकी सुनने के लिए। फिर किसान दिल्ली गए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया, किसानों के ऊपर अन्याय किया। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद टीवी वालों ने पूछा, कहा पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचना रोजगार है। किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार नारा दिया था, और जब सरकार बन गई उनके विधायक मंत्रियों ने महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए। इतना ही नहीं, नोटबंदी करने का काम किया। नोटबंदी में हमारे लोगों ने सोचा कि जो अमीर लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी, वो जहर खा लेंगे, वो फांसी पर लटक जाएंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग लाइन में भी लगे रहते थे, बहुत खुश भी रहते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। कुछ हुआ क्या? हुआ उल्टा, हमारे गरीब लोग लाइन में मर गए, और हमारे घरों की महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा रखा हुआ था कि परिवार में विपत्ति के समय में, संकट के काल में ये पैसा काम में आएगा, वो पैसा भी मोदी लेकर चला गया। तो साथियों, ये अन्याय हुआ, और पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया। पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने किए। पहला बड़ा फैसला किया, जानवरों की गिनती किया, मगर ओबीसी की गिनती का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला किया, 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के जो IAS का एग्जाम पास किए थे, उन्हें उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोकने का काम किया।
तीसरा बड़ा फैसला किया, पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और चौथा बड़ा फैसला किया, पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, मगर पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले ले रहा है। गधे से गधे आदमी को कुल्हाड़ी पकड़ाओ तो अपने पैर पर मारो, नहीं मारेगा, कहेगा मुझे पता है कुल्हाड़ी मारने से पैर कटता है। मोदी ओबीसी है, ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? इसका एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मण मोदी का चेहरा लगाकर आपका वोट ले रहे हैं, पिछड़े का चेहरा दिखाकर वोट ले रहे हैं और सरकार पीछे से ब्राह्मण चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें सावधान रहने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम लोगों को आपस में लड़ाया, जब मुसलमानों से लड़ना होता तब हम सब हिंदू हैं, SC ST OBC के लोग, और जब हमारी नौकरी का आरक्षण का मामला आता है तब हम हिंदू नहीं। जब ब्राह्मण यादव के घर में जाता है, कहता यादव जी क्या हाल चाल है? यादव जी कहते ठीक ठाक है पंडित जी। कहता आपका बड़ा लड़का क्या करता है? बोलता क्या करता, दूध बेचता है। छोटा लड़का क्या करता है? बोलता वो भी दूध बेचता है। अच्छा नौकरी वोकरी नहीं लगी क्या? पंडित पूछता नौकरी नहीं लगी क्या? तो यादव जी कहते बड़ी बेरोजगारी है, नौकरी कैसे लगेगी? तो पंडित कहता है अरे तुमको पता ही नहीं है, यादव के हिस्से की सारी नौकरियां तो कुर्मियों ने ले लिया। देख नहीं रहे हो उनके कितने लोग नौकरी में हैं और कितने ईंट के भट्टे हैं? यादव को नहीं मिला, कुर्मियों ने ले लिया, इसकी वजह से नहीं मिला। यादव सोचता बात सही है, यादव सोचता पंडित हमारे फेवर में काम कर रहा है, पंडित को दूध भी पिलाता है, घी भी गठरी बात कर देता है। दूध पीकर घी लेकर पंडित जी यादव जी के घर से निकलते हैं और किसी गरीब कुर्मी के घर में पहुंच जाते हैं। जब गरीब कुर्मी के घर में पहुंच जाते हैं, उसको पूछते हैं वर्मा जी क्या हाल चाल है? वर्मा जी कहते ठीक ठाक है पंडित जी। आपका बड़ा लड़का क्या करता है? बोलते खेती किसानी करता है। आपका छोटा लड़का क्या करता है? वो भी खेती किसानी करता है। अरे नौकरी नहीं लगी क्या? बोलता नौकरी कैसे लगेगी पंडित जी, बड़ी बेरोजगारी है। कहता अरे तुमको पता नहीं है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, सारी नौकरियां यादवों ने ले लिया, इसलिए तुमको कुछ नहीं मिला। कुर्मी जी सोचते हैं कि हमारे फायदे की बात कर रहा है, तो वो भी जो गठरी मुठरी होती है बात कर देते हैं। यादव को कुर्मी के विरोध में भड़काया, कुर्मी को यादव के विरोध में भड़काया, फिर मौर्य जी के आ गया और कहा मौर्य जी क्या हाल चाल है? आपके लड़के क्या करते? बोलते क्या करते, सब्जी भाजी उगाते हैं, इसको बेचते हैं, नौकरी नहीं मिली है। कहता यादव कुर्मी ने मिलकर पिछड़े वर्ग की सारी नौकरियां ले लिया, इसलिए तुमको नहीं मिला। तो मौर्य को यादव कुर्मी दोनों के विरोध में भड़का देता है। फिर निषाद जी के यहाँ, विश्वकर्मा जी के यहाँ जाता है तो कहता है यादव कुर्मी मौर्य ने मिलकर सारी नौकरियां खा लिया, इसलिए तुम लोगों को नहीं मिला। तो सबको एक दूसरे के विरोध में भड़काने का काम करता है। जब चमार के घर में जाता है, कहता जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। चमार पूछता क्या बदल गए पंडित जी? तो पंडित कहता है देखो तुम चमार हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम हमारे घर में आते हो, तुम्हें अपने बर्तन में खिलाते हैं, तुम्हें अपने बिस्तर पर सुलाते हैं, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे बर्तन में खाते हैं, तुम्हारे बिस्तर पर सोते हैं। इतना ही नहीं है, अगर तुम्हारे में कोई IAS अधिकारी हो जाए, PCS अधिकारी हो जाए, बड़ा नेता अभिनेता हो जाए, तो हम ब्राह्मण लोग अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम चमारों के साथ में लगा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। चमार खुश हो जाता है और फिर वो कहता है मगर ये पिछड़े वर्ग के लोगों को देख रहे हो, यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते, तुम्हारे असली दुश्मन ये है। ब्राह्मण ये नहीं बताता, चमार को अछूत पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं बनाया, ब्राह्मण ने बनाया। ये ब्राह्मण नहीं बताता और पिछड़े वर्ग को दुश्मन बता देता है। फिर वाल्मीकि के यहाँ, खटिक के यहाँ जाता है और उसको कहता है अरे सारी नौकरियां तो चमारों ने ले लिया, इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिला। उनको उससे लड़ाने का काम करता है। और अगर एक जगह सारे लोग मिल जाए, एक जगह जब सारे लोग मिल जाते हैं तो ब्राह्मण पूछता है अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमारा आदमी कहता क्या दिखाई पड़ना चाहिए पंडित जी? तो पंडित कहता है अरे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारा आदमी कहता कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ना चाहिए? तो पंडित कहता है अरे एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या ये भी नहीं दिखाई दे रहा है? हमारा आदमी कहता सही है पंडित जी, 14-14 पैदा कर रहे हैं।
तो ब्राह्मण कहता है वो दिन दूर नहीं है जब इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू गुलाम हो जाओगे। ऐसा जब हमारे लोगों को भड़काता है तो जो SC ST OBC के लोग हैं वो मुसलमानों के डर से हिंदू बन जाते हैं, और जब मुसलमानों के डर से हिंदू बन जाते हैं तो वो उनका वोट ब्राह्मणों के वोट में जुड़ जाता है, और जो 3.5% का ब्राह्मण जो गांव में पंच बनने लायक नहीं था वो प्रधानमंत्री तक बनने और बनाने लायक हो जाता है। ये जो साजिश है, ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना जरूरी है। मुसलमानों का डर दिखा दिखाकर SC का कोटा पूरा नहीं हुआ, ST का कोटा पूरा नहीं हुआ, OBC का कोटा नहीं पूरा हुआ, माइनॉरिटी के हाल सच्चर कमीशन कहता है मुसलमानों के हालात अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते SC का सत्यानाश किया, ST का सत्यानाश किया, OBC का सत्यानाश किया, माइनॉरिटी का सत्यानाश किया, सभी का सत्यानाश कर दिया, और मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं। और ब्राह्मणों ने इस देश की विधायिका पर कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर कब्जा कर लिया, लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर कब्जा कर लिया। इसलिए शरद त्रिपाठी की औकात बघेल को पीटने की जूते से होती है, नहीं तो नहीं होती। अरे ठाकुर मुख्यमंत्री है मगर ठाकुरों की प्रदेश में कोई औकात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की वन कास्ट डिक्टेटरशिप देश में हावी हो गई है। इसकी वजह से ठाकुर विधायक की अगर पिटाई हो सकती है तो आम SC ST OBC का क्या होता होगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए साथियों, ये जो समय आज संविधान खतरे में है, संविधान की कापी जलाई गई, लोकतंत्र खतरे में है, EVM से आपका वोट ले लिया जाता है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अलग अलग लड़ने का समय नहीं है, एकजुट होने का समय है। अलग अलग लड़ने से पिटाई हो रही है, आगे भी होगी। इसलिए SC ST OBC MBC को एकजुट होने की जरूरत है। सबका मालिक एक है ये हम जानते हैं, मगर सबका दुश्मन भी एक है ये हमें बताने की जरूरत है। जिसने सबका हिस्सा खाया, SC ST OBC माइनॉरिटी और ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों का हिस्सा भी ब्राह्मणों ने खाया, तो सबका दुश्मन भी एक है। उस दुश्मन से इकट्ठा होकर लड़ना होगा और लड़कर इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस इंसाफ की लड़ाई लड़ना होगा। आखिरी बात, हमारे जो नेता हैं बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि ये ब्राह्मण लोग हमारे पुरखों से हलवाई चरवाही करवाते थे, आज ये चाहते हैं कि मैं इनकी राजनीतिक हलवाई करूं, मगर मैं इनकी राजनीतिक हलवाई करने वाला नहीं हूं। ये बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे, मगर आज जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो ब्राह्मणों की हलवाई चलवाई करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सामाजिक नेताओं को महत्व देना होगा, उनकी ताकत मजबूत करनी होगी। 5 मार्च के भारत बंद ने ये तय कर दिया, अब हमारा मुद्दा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं तय करेगी, अब हमारे मुद्दे को मीडिया नहीं तय करेगी, अब हमारा मुद्दा मीडिया दबा नहीं सकती है। और इस देश में हमारे मुद्दे हमारा मूल निवासी बहुजन समाज तय करेगा। साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तन मन से साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय पिछड़ा वर्ग, जय मूल्य।